So, good morning, Mr. Praveen. First of all, very congratulations for clearing your CFA level 1. थैंक यू थैंक यू तेजस थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैसा लग रहा है आपको लेवल 1 क्लियर करके? लेवल 1 क्लियर करके बहुत अच्छा लग रहा है। इतना हम्म जो मेहनत किया, लगभग 1 साल तक प्रिपरेशन किया था, उसके बाद जब क्लियर कर लेते हैं तो अच्छा ही लगता है। हम्म। तो मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि प्रवीण जी अभी 37 ईयर्स के हैं और वो अभी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, जहाँ पे वो फाइनेंस के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनका अभी 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अभी तक। एंड उन्होंने अभी सी एफ ए करने के बारे में सोचा। तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने इतने 19 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद सीएफए करने का डिसीजन कैसे लिया? हाउ डिड यू थॉट अबाउट सीएफए और आपको सीएफए के बारे में पता कहाँ से चला? डिसीजन तो एक्चुअली मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ 2015 से। हम्म तो इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा। हम्म तो फिर उसमें फुल टाइम कैरियर बनाने के लिए मैंने सोचा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे सर्च किया कि सबसे अच्छा कोर्स कौन सा हो सकता है। तो फिर मेरे को यूट्यूब वगैरह से या फिर गूगल से काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला कि CFA लगभग बेस्ट कोर्स है इन्वेस्टिंग के हम्म फील्ड में, आपको जॉब करने के लिए भी। और मेन तो सबसे अच्छा तो है अपनी जो लर्निंग है उसको इनहेंस करने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए सबसे अच्छा कोर्स यही है। और हम्म काफ़ी मुश्किल भी है ऐसे, उसमें रिव्यू वगैरह देखे थे मैंने यूट्यूब पे भी। तो वहाँ सोचा कि चलो फिर मुश्किल वाला ही करके देखते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉलेज तो मिलेगी। हम्म। अगर अगर पास नहीं भी हो पाते तो नॉलेज तो फिर उस कोई दूसरा ले नहीं सकता। हाँ। तो सर, लेकिन मुश्किल होके भी आपने बहुत इजीली क्लियर कर लिया, आपने तैयारी काफ़ी अच्छी की थी। हाँ, थैंक यू। तो एक्चुअली वो पता नहीं रहता कि आपको कितनी तैयारी करने से आप पास हो जाओगे। हम्म। आप तो अपना 100% ही लगाने की कोशिश करते हैं कि अरे हाँ। कहीं 5 नंबर 10 नंबर से रह नहीं जाते। ग्रुप वगैरह में जो जहाँ पे साथ में कोचिंग लेते हैं तो काफ़ी ग्रुप है उसमें। कई लोगों का देखते हैं तो बहुत दुख होता है, कोई 5 नंबर से रह गया, कोई 10 नंबर हम्म से रह गया। मैंने तो लगभग सभी ने बराबर ही की है। कुछ उसमें लक फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर दूसरी बार जब सेम अटेम्प्ट करते हैं तो वो मतलब क्या बोलते हैं, ऊब सा जाते हैं। तो आप हम्म पहले जितनी मेहनत सेकंड टाइम में कर नहीं सकते। CFA हम्म। इंस्टीट्यूट का भी स्टडी है, जो सेकंड टाइम में अटेम्प्ट करते हैं तो उनका जो पास रेट है वो फर्स्ट टाइम वालों से कम है। हाँ, कम तो होता है। पहले मैं सोचता था कि क्यों है ये, बट अभी जैसे इतना करने के बाद लास्ट में मेरे को पता चला कि भाई इतना जो लास्ट का जैसे 10-15 दिन तो आप इतना इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सेकंड टाइम करने में आपको ये लगेगा कि हाँ ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो आप उतना मेहनत नहीं कर सकते, आप मतलब ऊब जाते हैं उससे। तो हम्म। इसलिए फर्स्ट टाइम में मेहनत ज़्यादा करना अच्छा है कि आप 5 नंबर 10 नंबर से रह जाए। तो वही किया, फिर लास्ट में अच्छे नंबर आ गए, पास हो गए, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रवीण जी ने रिसर्च एनालिस्ट NSM एग्जाम और इक्विटी डेरिवेटिव्स दोनों भी क्लियर कर लिया है ऑलरेडी। और वो अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और PMS वाला एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो साथ में ही CFP भी परस्यू कर रहे हैं, तो वो अभी CFP का भी एग्जाम देंगे। आप शायद नेक्स्ट ईयर फरवरी में देंगे। हाँ, अभी मैं CFP जो फास्ट ट्रैक है, मैं यहाँ पे हम्म अकाउंट डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद वो CFP फास्ट ट्रैक में मेरे को इन्वॉल्वमेंट मिल गया। तो अभी हम्म मैं CFP कर रहा हूँ और जनवरी में उसका एग्जाम शेड्यूल है। जो हम्म CFP में पूरा मतलब पर्सनल फाइनेंस के बारे में, पोर्टफोलियो हम्म मैनेजमेंट वगैरह के बारे में सिखाते हैं। और CFA में रिसर्च एनालिस्ट टाइप पूरा डीप डाइव सिखाते हैं। हम्म तो अभी तक जो पढ़ाई की है मैंने, ज़्यादा की नहीं है CFP की। बट CFA लेवल 1 से मतलब CFA पूरे कोर्स से तो थोड़ा आसान ही लग रहा है, मतलब इतना डीप हम्म। नहीं है, ऊपर ऊपर से सारा है। हाँ। और जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह का CFP में भी आता है तो। और जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी हैवी है। उसमें जो अभी काफ़ी वर्किंग प्रोफेशनल है जो साथ में कर रहे हैं, तो उनको एंडिंग वैल्यू बिगिनिंग वैल्यू जैसे PMT हम्म। में डालते हैं तो उसी में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। जैसे हाँ। मैंने लेवल 1 कर रखा है तो उसमें फिर वो पूरा समझ रखा है, तो उसमें थोड़ा आसान पड़ता है। हम्म। और मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने CFA लेवल 1 के लिए कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी की? और कोचिंग ली थी तो कौन सी ली और आपका एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल कोचिंग के साथ? हाँ, मैंने अश्विनी बजाज सर का कोचिंग लिया था CFA लेवल 1 के लिए। हम्म और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और पास हो गए, इतने अच्छे मार्क्स आ गए, तो फिर अच्छा ही एक्सपीरियंस। और वो काफ़ी लोगों से मैंने यूट्यूब से भी सुना है या फिर रिव्यू वगैरह भी देखे हैं कि उनका, लोग बोलते हैं कि जो कोर्स है वो काफ़ी लेंदी है। बट है वो 350 आवर्स के आसपास के आपके। तो हम्म करिकुलम के ही लेक्चर्स हैं, उसके बाद मेंटरिंग सेशंस अलग से हैं, अराउंड 50 आवर्स के हम्म होंगे। मतलब टोटल आवर्स देखें तो आप रिवीजन लेक्चर वगैरह मिला के 500 आवर्स का है। बट वो मेरे को अच्छा लगा कि आप जितना भी डीप में पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी काफ़ी मिलती हम्म है। और जो आपको फिर वो दूसरे एग्जाम्स वगैरह में या फिर अपने जो इन्वेस्टमेंट स्किल्स है उसमें मतलब अच्छी तरह सीख के आपको फिर अच्छा लगता है। तो मेरा हम्म एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं वो, बिल्कुल सही समझ में आ रहा था। और मैं बोलूँगा कि किसी को अगर CFA का कोचिंग लेना है तो अश्विनी बजाज सर का कंसीडर कर सकते हैं। और हम्म दूसरी चीज़, उनका प्राइसिंग भी बहुत रीजनेबल है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट का देखोगे तो उनका प्राइसिंग वगैरह भी ज़्यादा है। बट इसमें आपको इतना इंटरेक्टिव नहीं मिलेगा, मतलब लाइव सेशंस वगैरह लिमिटेड हैं। बाकी आपको रिकॉर्डेड से ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी वो हम्म। अच्छा है, इतने प्राइसिंग वगैरह में भी अगर पूरा देखेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, क्योंकि मैंने भी उनसे लिया था और मेरा भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। तो आई थिंक मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया है। सो अगर किसी को चाहिए कोचिंग तो दे कैन लुक आफ्टर अश्विनी बजाज सर।
और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो आपका CFA लेवल 1 का स्टडी चालू किया, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब डे 1 से आपने कैसे प्लान किया कि आप कैसे सिलेबस कवर करोगे और कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो आपकी ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसी थी आपकी, जब से आपने स्टडी करना चालू किया? ओवरऑल स्ट्रेटेजी तो ये है, मेरा सबसे पहले यही था कि आप टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, हड़बड़ी में जल्दबाजी में आपको इनरोल नहीं करना है। तो मैंने भी पहले सर का क्लास शुरू किया, तो मेरे को पूरा लगभग पूरा एग्जाम वगैरह देने में पूरा 1 साल लग गया। तो मैंने तो पूरा सिलेबस से कंप्लीट करने के बाद ही इनरोल किया था। और नहीं तो अगर एटलीस्ट आपको 60-70% सिलेबस करने के बाद ही इनरोल करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपका हड़बड़ी हो जाएगा, आपके कितना 1.5-2 लाख रुपए भी लगेंगे, और अगर दूसरा अटेम्प्ट है तो फिर मेहनत भी बहुत पड़ती है, सेम इतना मेहनत दोबारा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टाइप में है। तो इसलिए मेरा फर्स्ट सजेशन तो यही है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसे 3 महीने आगे कर दे दो, इतना कौन सा जल्दबाजी है, क्योंकि जितना आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको नॉलेज मिलेगा, वो आपको पूरी लाइफ में काम आएगा, ये बस ओनली एक एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। तो मेरा भी यही था कि सबसे पहले तो अपना आराम से स्टडी करेंगे, उसके बाद इनरोल करेंगे, अगर थोड़ा टाइम भी लगता है तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एग्जाम देंगे। तो मैं ऐसे बताया कि जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो ज़्यादा तो टाइम उसमें मिलता नहीं है, जैसे आधा घंटा सुबह या फिर 2 घंटे शाम को मैंने डेली रखा, मतलब वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद फिर सैटरडे संडे में 4 घंटे 5 घंटे टाइप हो जाता था। तो लगभग मैंने 7 महीने के आसपास में सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर रिवीजन वगैरह शुरू किया। तो मतलब कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो आप आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली डेली 2 घंटे दे रहे थे और फिर सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा टाइम दे रहे थे। हाँ बिल्कुल। और आपने रजिस्टर करने के पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बाद में तो आपने रिवीजन और प्रैक्टिस किया ये सब? हाँ हाँ बिल्कुल। सो मैं कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अपना सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस होता ही नहीं है जब तक एग्जाम पास में आती है। सो वो हड़बड़ी में कर ही नहीं पाते सिलेबस, और प्रैक्टिस तो फिर भूल ही जाते हैं। तो प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है। तो आपने रिसोर्सेज कौन से यूज़ किए प्रैक्टिस के लिए, और आपने रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की, और आपके प्रैक्टिस मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे थे, और जब आपने इंस्टीट्यूट के फाइनल मॉक्स दिए तब आपका कितना स्कोर आ रहा था? तो ये सब भी हमारे कैंडिडेट्स को बताएंगे तो हेल्प होगी उनको भी। रिसोर्सेज तो जैसे सर के सबसे पहले तो जो सर के लेक्चर्स हैं वही किए, उसके बाद स्वाइजर्स बुक से रीडिंग की, और उसके बाद उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चन है CFA करिकुलम में, वो सोल्व किए साथ में। बट प्रैक्टिस में मैंने स्टार्टिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा फर्स्ट फोकस ये था कि एक बार कंप्लीट कर ले सिलेबस ही, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सेम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट की दूसरे में ओवरलैप करती है, जैसे डेरिवेटिव का फिक्स्ड इनकम में आ जाएगा, और फिर जो कोरिलेशन वगैरह है क्वांट्स में, उसके बाद फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह में भी आएगा, FSA का फिर इक्विटी के साथ में लिंक है। तो आप एक बार जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो जो दूसरे सब्जेक्ट से उसका जो भी रिलेशन है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरा फर्स्ट फोकस था कि एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस सर के लेक्चर देख लिए थे, बट पूरा डीपली अपने आप सोल्व नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने क्वेश्चन सोल्विंग पे काफ़ी ध्यान दिया। तो मैंने जितने भी CFA इंस्टीट्यूट का जो पोर्टल है वे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें लगभग 1700-1800 क्वेश्चन है, वो 2 बार सोल्व किए पूरा कंप्लीट। और जो सर के भी क्वेश्चन हैं तो वो सोल्व किए थे। और दूसरा भी किसी भी आप जैसे भी कहीं पे भी इनरोल हो जाते हैं तो ग्रुप वगैरह बन जाता है आपका, और भी काफ़ी व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे काफ़ी ग्रुप है, तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह पे। तो मैंने रिपीट टाइप करके क्वेश्चन सोल्व किए थे और अराउंड 10,000 क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। अच्छा, बहुत सारे किए थे फिर तो आपने। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो सेकंड टाइम में किए, एक बार जैसे कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो सेकंड टाइम में ही किए, तो उससे एक तो जैसे आपको पूरा सिलेबस का अंदाजा है ही, तो दोबारा फिर क्वेश्चन सोल्विंग में बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जहाँ भी आप रॉन्ग हो रहे हो उसको डायरेक्ट क्लिक करता है वहीं पे कि ये है। स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम होती है कि आपको इसी में दिमाग रहेगा कि ये किसका क्वेश्चन है, ये इक्विटी का क्वेश्चन है या ये फिक्स्ड इनकम का क्वेश्चन है, जैसे वो रहता है। और आप जैसे जैसे लास्ट में मॉक वगैरह देते हैं तो आपको ध्यान ही नहीं जाएगा किस सब्जेक्ट का है, बस आप क्वेश्चन देखोगे और डायरेक्ट उसका आंसर का कोशिश करेंगे कि कैसे निकालना। और आपको पूरे अपनी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा गया, जो बहुत लोगों को क्वांट्स और फिक्स्ड इनकम होता है, और आपने वो टैकल कैसे किया? मतलब आपने उसके लिए प्रिपरेशन कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ की या फिर वैसे ही जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए यूज़? हार्ड तो जैसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो क्वांट्स तो लगभग सबको हार्ड ही लगता है। और दूसरा फिक्स्ड इनकम, क्योंकि फिक्स्ड इनकम का हम इतना पढ़ाई करते नहीं है जैसे कहीं पे भी अपने इंडिया में खासकर, तो हार्ड तो थोड़ा वही लगा था। और क्वांट्स में आपको एक बार तो स्टार्टिंग के जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह है वो तो आपको सब जगह दूसरे सब्जेक्ट में भी काम आते हैं, और जैसे कोरिलेशन वगैरह है वो पोर्टफोलियो वगैरह में इक्विटी में वो मतलब वहाँ पे काम आते हैं, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और सबसे हार्ड लग रहे थे, बट क्वांट्स में मेरे अच्छे नंबर आए। और इकोनॉमिक्स बहुत कंफ्यूजन आता है, इकोनॉमिक्स में मेरे सबसे कम नंबर आए, 70% प्लस तो सभी सब्जेक्ट्स में है, बट इकोनॉमिक्स में 70% से बस थोड़ा ही ऊपर है। बाकी जैसे क्वांट्स हार्ड लग रहा था तो उसमें तो शायद सबसे ज़्यादा है। लिंक्डइन तो मैंने शेयर किया है, उसमें आप तो अगर देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि उसमें तो सबसे हार्ड लग रहा था, उसमें नंबर ठीक आए। और इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई भी किया है, मास्टर्स भी किया है इकोनॉमिक्स में, बट उसी में सबसे कम आए क्योंकि उसमें काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। हाँ, उसमें पर्टिकुलरली वो बिजनेस साइकिल्स और इकोनॉमिक साइकिल्स जो होते हैं वो सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं, पता नहीं होता कि कौन सा किसके बाद आएगा, तो दैट इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग। और क्वांट्स में तो जो हार्ड टॉपिक है कुछ लास्ट के, तो बहुत लोगों को वो हार्ड जाते हैं, लेकिन बाकी का क्वांट्स बहुत ईजी है।
सो कुछ लोग अगर हार्ड टॉपिक को इग्नोर भी करें, मतलब अगर उनको बहुत ही हार्ड जा रहा है और शायद कर नहीं पा रहे, तो उनको बाकी के टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, बाकी के जो टॉपिक्स है कॉन्ट्स में, तो वहाँ से भी आप स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हो और इतना स्ट्रेस लेने की फिर ज़रूरत नहीं है इस कॉन्ट्स के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और आपने फिर अभी जो एनआईएसएम के एग्जाम दिए, तो आपको वहाँ पे कैसे हेल्प हुई सीएफए की, या फिर आपने पहले दिए थे सीएफए करने के पहले, या कैसे किया आपने? नहीं उसमें पहले मैंने कब नहीं दिया था, अभी एक्चुअली में अभी जैसे नेक्स्ट जो मार्च 27 है उसमें यहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके फिर इसमें जो फाइनेंस फील्ड है इसी में अपना करियर बनाने की सोच रहा हूँ। तो उससे पहले जैसे कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, एक तो जैसे मैंने म्यूचुअल फंड का भी दिया है, या फिर एनआईएसएम 15 अगर रिसर्च एनालिस्ट वगैरह करना है तो उसके लिए कंपलसरी है। वही एनआईएसएम 8 है जो डेरिवेटिव के लिए वो है। तो उसमें इसका जो सीएफए का है वो बहुत हेल्प हुआ, लगभग वो सारी चीज़ वही है। बट एनआईएसएम में मेरे को बस वही पढ़ना पड़ा कि जो इंडिया स्पेसिफिक रेगुलेशन है कि नेटवर्क कितनी चाहिए प्रिंसिपल ऑफिसर की, या फिर इस चीज़ के लिए एक्सपीरियंस कितने साल का चाहिए, जो इंडिया स्पेसिफिक चीज़ है उसी का पढ़ने का जरूरत पड़ा। बाकी जो फंडामेंटली जो क्लियर हैं चीज़ें जैसे डेरिवेटिव में है या फिर आरओई वगैरह है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो है जो रिसर्च एग्जाम वगैरह में आता है वो तो फिर ईजी लगा। और उसमें भी इक्विटी नहीं, जो एनआईएसएम 8 है डेरिवेटिव वाला, तो उसमें तो मेरे 85% के आसपास मार्क्स आए। और म्यूचुअल फंड का भी दिया मैंने, उसमें 87% आए। तो मतलब कि इससे काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि आपको फिर ज़्यादा ऑलरेडी पता ही है सब, बट वो इंडिया स्पेसिफिक जो रूल रेगुलेशन है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, बस वही आपको ध्यान देना, क्योंकि वही बताना कि आप जैसे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो वो दूसरी जगह भी काम आएगा, ओनली आपके इसी में काम नहीं आएगा। हाँ, और जो आपके मार्क्स कम आए, मतलब 87 ना आए, और जो आपके नेगेटिव आएंगे वो भी इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे ही आए होंगे, क्योंकि आपका जो सीएफए का करिकुलम है इतना आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपके मोस्टली डेरिवेटिव्स के जो भी टॉपिक्स क्वेश्चन होंगे वो आपने परफेक्टली किए होंगे। सो कुछ इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको मे बी आइडिया नहीं होगा। तो मेरा भी ऐसा ही था एग्जाम में कि जो इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि वो एकदम डिटेल में बुक पढ़नी पड़ती है उसके लिए, तो हर कोई डिटेल सबको पता नहीं होते। सो वो भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है, 87% और 85% जो आपको मिला है। और जो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और पीएमएस का एग्जाम देने वाले हो, तो आप उसके लिए भी ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर उसके लिए आप बुक्स या कुछ और पढ़ रहे हो, या फिर मॉक्स कहीं से दे रहे हो? मॉक्स का यूट्यूब पे ही मैं कुछ वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। मेन तो जो जो क्या बोलते हैं सीएफए वाला, उसमें जो पोर्टफोलियो वगैरह का है, रीबैलेंसिंग करना वगैरह ये है, वो कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह का वो यूट्यूब से पढ़ के, या फिर जो उनकी एनआईएसएम की फ्री में बुक वर्क बुक मिलती है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो है अभी वो नेक्स्ट संडे को है। और उसमें जो आसपास बैठते हैं एनआईएसएम एग्जाम में भी, वो जैसे वैसे तो अनएथिकल है उसका, जैसे कंप्यूटर में लास्ट में देख लिया तो उसमें भी काफी लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पास ही होते हैं। तो उसमें जैसे मैं डेरिवेटिव का और एनआईएसएम 13 जिसमें करेंसी और ये तीनों चीज का आता है जो एसआईएफ के लिए कंपलसरी है, वो और मैंने डेरिवेटिव का एक ही दिन दे दिया था, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, क्योंकि उसमें चीज तो सेम ही है, कॉमन है, तो वो किसी लिए 2 बार जाना। और वो और एनआईएसएम 13 तो इतना हार्ड जा रहा था लोगों को, अभी सेबी ने एनआईएसएम 13 की जगह एनआईएसएम 5D लेके आ गई, क्योंकि उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स वगैरह हैं उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, तो फिर हमने तो इजीली कर लिया वो, तो फिर अच्छा ही लग रहा है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी सीएफए का बैकग्राउंड है, तो वो इजी जाता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को डेरिवेटिव्स के बारे में पता भी नहीं होता, तो उनके लिए वो मुश्किल जाता है। और आप अभी सीएफए होने के बाद, सीएफपी होने के बाद कैसे जॉब रोल्स टारगेट कर रहे हो? आपको कैसे जॉब रोल्स आपके हिसाब से चाहिए कि ऐसा जॉब रोल मिले, मतलब पर्सनल फाइनेंस में चाहिए या फिर इक्विटी रिसर्च में चाहिए? आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो मेरा एक्चुअली मैंने शुरू किया तो जैसे मैं हरियाणा के गांव से आता हूँ, तो गांव में फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह कम है, तो मेरा मेन तो मोटो ये है कि जो गांव के आसपास के हैं या जो भी है उनको मतलब बताना कि ऐसे ऐसे होता है। तो उस चीज में तो फिर ये फाइनेंशियल एडवाइजर का, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर टाइप का रोल शूट करता है। बट वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए वो रिसर्च करना अच्छा लगता है। और जो बाकी वहाँ पे जैसे स्कूल वगैरह में भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप बीकॉम कर लो, आप 10 क्लस तक तो है ही नहीं, आप कुछ भी कर लो तो पर्सनल फाइनेंस वगैरह के बारे में पढ़ाई में कुछ है ही नहीं। मैं जैसे नवोदय स्कूल से एजुकेशन वगैरह लिया है, तो प्लान है कि वहाँ जाके कहीं पे जैसे बता दें लोगों को थोड़ा उसके लिए वो कर रहे हैं। तो मतलब अगर उस मोटो के हिसाब से देखोगे तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी है, और पर्सनल उसके लिए देखोगे तो मजा उसमें आता है, इक्विटी रिसर्च में। हाँ, इसलिए मैं एडवाइजरी के लिए सीएफपी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पूरा गोल बेस्ड प्लानिंग वगैरह उसका सीख रहे हैं। और अभी वो करके उसके बाद फिर सीएफए लेवल 2 वगैरह देखेंगे। तो अभी जॉब रोल तो पहले तो किसी कंपनी में करेंगे, फिर कुछ अपना खोलेंगे या कुछ बारी की बात है। तो अभी तो जॉब रोल में तो रिसर्च एनालिस्ट का या फिर इसका किसी भी आपसे गाइडेंस वगैरह ली तो काफी हेल्पफुल है। तो उसमें फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर हेल्प लेंगे आपकी, कहाँ क्या अप्लाई करना है, कैसे क्या। हाँ, तो आप पर्सनली स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं? मैं जैसे 2015 से, तो उस टाइम पे तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड से ही शुरू किया, धीरे धीरे 4-5 साल तक म्यूचुअल फंड में किया। तो उसके बाद फिर स्टॉक स्पेसिफिक भी किया है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत डेरिवेटिव भी कर लेते हैं। पर आजकल के जो नए इन्वेस्टर हैं वो सीधा शुरू ही डेरिवेटिव से करते हैं, क्या कुछ होता है पता नहीं है। बट मैंने तो जैसे पहले म्यूचुअल फंड को पूरा मतलब ऑफिशियली नहीं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, या फिर काफी पहले तो इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था 2015-16 में, तो टीवी में से भी वही क्या कुछ है जैसे शो आते रहते हैं, तो उनसे देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके सीख के उसके बाद किया। उसमें
ये एक्सपीरियंस हुआ है कि म्यूचुअल फंड में भी आपका रिटर्न जैसे जो भी आ रहा है 15% 18%, तो उसमें अच्छा लगता है। बट अगर सेम जैसे 15% रिटर्न अपने स्टॉक में आ रहा है तो उसमें खुशी ज़्यादा होती है हाँ। देखा मैंने, अच्छा किया है। तो ये है, बट डायरेक्ट डायरेक्ट स्टॉक्स में करना तो रिकमेंड नहीं है किसी के लिए भी। म्यूचुअल फंड के लिए जाएंगे तो उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, पर हम्म। उसका मज़ा अलग है। तो मैं हाँ। तो कंसंट्रेशन रिस्क वगैरह भी अनलिस्टेड वगैरह में भी किया है हम्म। इन्वेस्टमेंट, बट रिकमेंड नहीं है दूसरों के लिए ऐसा करना। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस है उसके बाद करो, या करो तो आप हम्म। थोड़े अमाउंट से करो, ज़्यादा अमाउंट आपका हम्म। प्रोफेशनल फंड मैनेजर से हाथ में ही रहने दो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब आप 80 to 90% पोर्टफोलियो आप कर सकते हो म्यूचुअल फंड में, बट अपनी मजबूरी या फिर टैक्टिकल एसेट, मतलब टैक्टिकल बेट्स के लिए आप कर सकते हो स्टॉक्स में पर्टिकुलरली। हाँ, सीखने के लिए उसमें थोड़ा बहुत तो जरूर करना चाहिए। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो ऐसा सीख के भी फिर मजा आएगा नहीं, क्योंकि हाँ। उसमें फिर हाँ, सीखने के लिए अच्छा है फिर। और आपको, आप जहाँ पर जॉब कर रहे थे वो वाला एक्सपीरियंस आपको कुछ हेल्प किया यहाँ पर सीएफए में, या फिर इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट यू वर डूइंग इन योर जॉब? वो थोड़ा बहुत किया होगा, जैसे बैलेंस शीट वगैरह का हम थोड़ा हम्म। बहुत करते हैं, बट ज़्यादा इससे लिंक नहीं है, वो सेपरेट ही है। और हम्म। जो मेरे कलीग वगैरह हैं वो मेरा काफ़ी पूरे उसमें देखा तो मेरे को एक दो ही मिले हैं जो CFA लेवल हम्म। 1 जिन्होंने अपीयर किया है। एक तो फिर वो पास नहीं हो पाए थे, दूसरे ने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया था। हम्म। मतलब कि नहीं है हमारे यहाँ पे जो कोरिलेशन नहीं है सीट्स वगैरह ज़्यादा। है तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो मतलब खुद से ही अच्छा लगा तो कर किया। तो फिर आपने जब पहली मॉक दी थी अपनी सारी सिलेबस होने के बाद, तो आपका स्कोर कितना आया था, और आपको कैसा लगा था उस मॉक देने के बाद? अच्छा लगा था, या फिर आप घबरा गए थे थोड़े कि इतना कम स्कोर, या फिर इतना स्कोर कैसे आ रहा जैसे मैंने बताया, मैंने पहले ही कर लिया था सिलेबस तो है? कंप्लीट। उसके बाद मैंने 2 महीने टाइप तो पूरा रिवीजन ही किया। उसके बाद जैसे आपने भी रिकमेंड किए थे वीडियोस वगैरह, वो भी मैंने देखे थे। जैसे फिनट्री का जो क्रैश कोर्स है वो बहुत ही हेल्पफुल है। कुणाल दोषी सर के वीडियो भी देखे हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो मैंने मेरा एग्जाम 15 मई को था, तो मैंने अपना पहला मॉक 17 या 18 फेब को ही दे दिया था। अच्छा। मतलब 3 महीने पहले जो CFA पोर्टल का मॉक था। तो आप एक तो ये है कि आप जब भी मॉक करने के लिए वो कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा आज नहीं यार कल देते हैं, कल नहीं परसों देते हैं, ये सिलेबस और कर लेता हूँ, ये चैप्टर और कर लेता हूँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ, पर मैंने सोचा कि एक बार दे देते हैं। तो मेरे फर्स्ट जो CFA पोर्टल का मॉक दिया था 18 फेब के आसपास, उसमें मेरे 81% मार्क्स आए थे। तो उसमें फिर मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कितने अच्छे आएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर 60% भी आ जाएंगे तो अभी तो 3 महीने हैं, अपना इंप्रूव कर लेंगे। बट उसमें 81% मार्क्स आए, तो मेरे को ये लग रहा था कि ये तो कहीं तुक्के से आगे है, इतना तो प्रिपरेशन नहीं था। क्योंकि आप 93 रीडिंग्स है इसमें, तो इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि अंडर कॉन्फिडेंट ही रहेंगे कि मेरे को कुछ आ रहा है। बट उसके बाद फिर अच्छा तो लगा ही कि इतने अच्छे मार्क्स आए। तो उसके बाद कहीं घूमने भी चले गए थे, तो मतलब 20-25 दिन, 1 महीना ऐसे निकल गया कि अरे मार्क्स तो ठीक आ ही रहे हैं, आगे फिर आगे पढ़ लेंगे। तो टोटल फिर मैंने बाद में 10 मॉक्स दिए थे, जो प्रीमियम मॉक्स वगैरह हैं, या आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से भी आपको मॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। तो जैसे PDF में ही थे, तो इसमें मैंने PDF वगैरह में मॉक दिए। तो उसमें 75 to 85 आ रहे थे मॉक में। और जो CFA पोर्टल का दूसरा मॉक है वो मैंने 10 मई को ही दिया था, मतलब 5 दिन पहले। उसमें मेरे 86-87% मार्क्स आए थे। तो काफी अच्छा अच्छा लग स्कोर, रहा काफी। था। हाँ, हम्म। पर फिर भी वो लास्ट में वो रहता ही है कि ये तो ऐसे ही आगे होंगे, एग्जाम में क्या हाँ। होगा नहीं होगा। और दूसरा, जैसे डिप्रेशन के दौरान है, आपको किसी से बात करने का वो होगा कि जिसने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है, क्योंकि बीच बीच में आपको ये सेल्फ डाउट आता रहेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब भूल रहा हूँ। तो दूसरा, जैसे मैं आपसे पूछता था, CFA चार्टर होल्डर है, उनसे भी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता था कि ऐसे ऐसे। वो बोला कि ये भूलने वाला है, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, आप अच्छी तरह ध्यान दो और फिर लास्ट में हो जाएगा। कभी भी कोई हमसे भी पूछता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में वगैरह में बताया कि ऐसे पास हो गया, तो मैंने अपना स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर किया था, पूछते हैं तो ऐसे ही वो सेम जो हमें वो रहता था कि डर सा लगता था, सेम वो फिर है, बताते हैं कि दूसरों को कुछ नहीं है, आराम से हो जाए। बट पहले तो डर लगता ही है, तब तक रिजल्ट ना आए। तो भूलने की जो चीज़ है वो तो सबके साथ होती है, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो आप भूलोगे, आप सब कुछ तो याद नहीं रख सकते। बस आपको यही करना है एग्जाम में कि आप 70-75 के ऊपर स्कोर करो, तो आप इजीली पास हो जा सकते हो। ऐसा कुछ आपको 100% लाने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो आप थोड़ा भी भूल जाओगे तो वो तो चलता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपकी हो जानी चाहिए। सो आपका एग्जाम डे एक्सपीरियंस कैसा था? आप कब एग्जाम हॉल पे पहुंचे, आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट हुआ, आपको एग्जाम में कैसा फील हुआ, ब्रेक में आपने क्या किया, और फिर एग्जाम के बाद क्या किया? आपका बस एग्जाम डे का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस बता दीजिए, ताकि जो अभी एग्जाम देने वाले हैं दिस मंथ में, तो उनको पता रहे कि क्या कैसे करना है और व्हाट शुड दे फॉलो ऑन द एग्जाम डे। एग्जाम डे अच्छा ही रहा। एग्जाम डे से सबसे पहले तो जो एग्जाम डे से जो पहले की नाइट है, हम्म। उसको आप देर तक नहीं पढ़ना है। हम्म। मैंने भी लास्ट 8 बजे टाइप तक ही पढ़ाई किया होगा। उसके बाद आप सो जाइए। अगर आप उस दिन भी 11-12 बजे तक पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे तो आपको नींद आने में लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम डे से पहले तो आपको डर सा लगता ही है। मैं 8-9 बजे सोने के लिए गया हूँ, बट मेरे को नींद 12 बजे के आसपास ही आई होगी, कब नींद हाँ। आई पता नहीं। अगर आप 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो सुबह प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हाँ। तो आपको, क्योंकि आप उसमें 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा में क्या कर लेंगे, जब आपने 6 महीने 8 महीने नहीं किया तो इतना ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो वो है। उसके बाद आपको दूसरा प्रॉब्लम कुछ लोगों को ये आता है कि एग्जाम से 2-4 दिन पहले उनको याद आता है कि मेरा पासपोर्ट में नाम दूसरा है और मेरा उसमें इंस्टीट्यूट पे है काम हाँ। दूसरा है।
तो ये तो इसका भी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर उसी पे अपना ठीक रखो, नहीं तो उनको मेल करो, वो बहुत फास्ट रिप्लाई करते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट वाले। तो पहले ही आपको क्लियर करके रखना है, लास्ट में पैनिक नहीं रहना है। तो कि आपका लास्ट में, मेरा भी एक दोस्त है जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो वो 1 वीक पहले वो मेल वगैरह उनको कर रहा है, उनका रिप्लाई आ रहा है, उनका नाम में कुछ चेंज था, बीच में मिडिल नेम लगा हुआ था इस टाइप का, तो उसमें आपको पढ़ाई पे फोकस नहीं रहेगा, आपका ध्यान कहाँ हाँ। रहेगा। तो इसलिए आपको एक तो वो भी क्लियर करके रखना, पहले ही आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और सही है। एग्जाम डे का तो जैसे बैंगलोर में हूँ मैं, तो 9 बजे एग्जाम था मेरा। तो सुबह वही 5:30-6 बजे उठ गए, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करके 7 बजे के आसपास ही मैं घर से निकल गया था। वो अराउंड 20 किलोमीटर दूर था, वैसे तो 8 बजे तक के लिए बोलते हैं, पर मैं वहाँ 7:30 7:45 के आसपास ही पहुँच गया था। तो जहाँ एग्जाम सेंटर है वो, मतलब पहले आपको कौन से हॉल में जाना है वो सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर रहते हैं वो आपको पूरा हेल्प करेंगे जो भी चीज़ है। तो आपको अपना पासपोर्ट और कैलकुलेटर, ये 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, ये आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। और जो सीएफए इंस्टीट्यूट का जो अपॉइंटमेंट का लेटर आता है, उसका भी हार्ड कॉपी रखेंगे तो अच्छा है, अगर नहीं भी फ़ोन में भी है तो वो देख के काम हो जाएगा। और वाटर बॉटल वगैरह का भी रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे तो आप लेके जा सकते हो ट्रांसपेरेंट बोतल, बट आपके जो डेस्क है उसी पे वाटर बॉटल, प्रोवाइड पेन कर और पेपर वहीं पे मिल जाएगा आपको, तो कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब टाइम से जाओगे तो आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। तो उसमें जाके पहले बाहर बैठा दिया, तो सब लोग टेंस तो हैं ही, कोई वो किताब पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सब पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने भी वो जो फॉर्मूला वगैरह लास्ट में आप वो जो कोई भूल रहे हैं तो उसको लिख के रख लो कि भाई ये आ गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व वगैरह का है। तो वो देखा, तो वो पूरा पहले वॉशरूम वगैरह की यूज़ करके आप वहाँ जा सकते हैं, तो वो पूरा प्रॉपर टेस्टिंग करके अंदर जाने देते हैं। और मतलब अच्छा है एक्सपीरियंस, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि हड़बड़ी कर रहे हैं। और फिर जो बीच का जो टाइम है वो ऑप्शनल ब्रेक है, बट वो डेफिनेटली सबको लेना ही चाहिए, क्योंकि आपको बैठे बैठे परेशानी हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो ब्रेक आधे घंटे का है, आधा घंटा मतलब इंक्लूडिंग आपका जाने आने का टाइम। हाँ, हाँ, अगर वो आप लेट आ रहे हैं तो आपका जो नेक्स्ट सेशन है उससे वो टाइम जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसलिए स्टार्ट हो आपको, जाता है। हाँ, तो इसलिए आपको पहले ही वापस आना है। मतलब आपको पूरा जाके बैग वहाँ जमा हो जाता है, बैग लोगे, आप अपना फोन वोन देखोगे तो 10-15 मिनट तो वैसे ही चलेंगे, एक्चुअली आपको 10 ही मिनट मिलेगा। तो उसमें फिर वो जो बीच का टाइम है उसमें वॉशरूम जाना है, और उसके बाद फिर अपना कुछ खा सकते हैं, चॉकलेट वगैरह या जूस पी सकते हैं, या कहीं कॉल वॉल करना है तो वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा एग्जाम देना है। तो ये है, मतलब टेंशन नहीं लेनी है, वो जो पुराना मेहनत किया है वो काम आएगा। एक आध हाँ। क्वेश्चन ऊपर नीचे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 180 क्वेश्चन हैं और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम के बाद भी आपको क्या होगा, जो आपने रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, जो आपको आते नहीं थे, आपको वही याद रहेंगे। बहुत हाँ। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल मिलेंगे, वो हाँ। फिर आपको याद ही नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा जो 5-7 क्वेश्चन रॉन्ग है ना, अरे यार ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो उसके बाद फिर आपको टेंशन रहेगी। मेरे को भी एग्जाम दे दिया, बट फिर यही था कि पास होंगे नहीं होंगे, हाँ। फिर था कि हाँ भाई पास होंगे, तो फिर 1800 मार्क्स का कि वो टारगेट वो था कि वही लोगों के आते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। आजकल 90% वगैरह तो है नहीं, बट उसमें देखते हैं तो वो जैसे लिंक्डइन पे भी देखते हैं तो काफी कम लोगों के मिलते हैं। हाँ। तो ये था कि भाई अगर 5-10 नंबर से कम नहीं आने चाहिए, 1780 1790 नहीं आनी चाहिए, तो 1600 ही रहा हो, ठीक है। अगर फिर आ रहे हैं तो 1800 आओ, तो फिर वो किस्मत अच्छी थी, तो कुछ तो उसमें तुक्के भी लगे होंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना ही है। तो फिर ये है, तो मतलब टेंशन नहीं लेनी कि आपका अगर तैयारी अच्छी की है तो आपका हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट ही है, जो मॉक एग्जाम में है। मॉक एग्जाम है जो एलईएस पोर्टल पे, उसके इक्विवेलेंट ही है जो एग्जाम, एग्जाम। इतना ही टफ आता है, कोई ज्यादा वो नहीं है। सिंपल वन लाइनर आ जाएंगे क्वेश्चन, ज्यादा कोई लेंथी है नहीं। और दूसरा वो विगनेट टाइप भी नहीं है जिसमें तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। तो अब मेहनत सीखिए तो हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपका एग्जाम डे एक्सपीरियंस तो फिर काफ़ी अच्छा था। आपने फर्स्ट सेशन के बाद एग्जैक्टली ब्रेक में क्या किया था? वॉशरूम तो गए थे, आपने पढ़ाई वगैरह कुछ किया था ब्रेक में, या फिर पढ़ाई चिल तो थे? एक तो आपको टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से आप बैग वगैरह लोगे। तो मैंने चॉकलेट खाया था, जूस लेके गया था, मैं जूस पिया था, और 1-2 फोन किया था। हम्म। तो इतना ही था, क्योंकि आपको 10-15 मिनट में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। तो वो तो उसमें, है। आपको फर्स्ट हाँ, सेशन इजी गया था या सेकंड? मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल आपको लगी थी दोनों सेशन में? और आपका मूड कैसा था फर्स्ट सेशन होने के बाद? आपको लगा था कि अच्छे क्वेश्चंस गए हैं तो आगे अगले सेशन के लिए आप मोटिवेटेड थे, या फिर आपको डर लगा था थोड़ा? डर तो नहीं लगा, मतलब नॉर्मली था। हम्म। फर्स्ट सेशन जैसे क्वांट्स वगैरह फर्स्ट में ही आता है, तो थोड़ा उसमें एक क्वेश्चन में तो मैंने जैसे 3-4 मिनट भी निकाल दिया था, फिर भी आंसर आया नहीं था, तो वो छोड़ के फिर स्किप करके आपको उसमें स्किप का ऑप्शन क्या था, और मार्क करना क्या ऑप्शन क्या था कि फ्लैग। आपको उसको डिवीट वगैरह कर लेते हैं। एक तो ये, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हैं तो उसको स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि पता चला उसी में ज्यादा टाइम दे दिया तो लास्ट में आपको टाइम कम मिले। और बाद में आपको रिव्यू टाइम पे कर सकते हैं। मेरे को जैसे फर्स्ट जो सेशन था उसमें टाइम लास्ट में 15 मिनट के आसपास बच गया था पूरा करने के बाद, रिव्यू वगैरह किया। सेकंड में टाइम थोड़ा ज़्यादा बच गया था, तो फर्स्ट में टाइम थोड़ा कम बचा और सेकंड में कम बचा। पर ऐसा डर वगैरह तो नहीं था, पर वो तो रहता ही है कि भाई क्या होगा, देखेंगे अभी पास होंगे नहीं होंगे, वो तो फिर रहता ही। आप कितना भी अच्छा आपका प्रिपरेशन है तो वो रहेगा, वो नॉर्मल है। तो आपको पर अंडर कॉन्फिडेंट या और कॉन्फिडेंट नहीं होना, नॉर्मल तरीके से बस अटेम्प्ट करना है कि जो होगा देखा जाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा, लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है, अगली बार दे देंगे, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल।
और आपने कैलकुलेटर कहाँ से सीखा था? सारा अश्विनी बजाज सर के लेक्चर से ही या फिर कोई और वीडियो देखे थे? क्योंकि कैलकुलेटर आना एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन कैलकुलेटर आप ढंग से यूज़ नहीं कर पाते तो आपके लिए एग्जाम मुश्किल होगा। तो आपका कैलकुलेटर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपने कैसे उसको सीखा? कैलकुलेटर अश्विनी सर भी सिखाते हैं, बट कुछ चीज़ें जैसे कोरिलेशन वगैरह की है, तो वो मैंने जो फिनट्री के क्रैश हम्म कोर्स हैं उसमें जो उत्कर्ष सर सिखाते हैं वहाँ से सीखा था। और वो काफ़ी हेल्पफुल है, उसमें कोरिलेशन वगैरह निकालना जो उसी से निकल जाता है। और दूसरा, कैलकुलेटर तो आपको अच्छी तरह आना ही चाहिए, बट वो का एग्जाम कैसा आएगा उसको आप बता नहीं सकते कि उसमें क्यों न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे या थ्योरी ज़्यादा हम्म आएगी, तो इसलिए आपको अच्छी तरह कैलकुलेटर तो आना ही चाहिए। तो आप हम्म मतलब आपके प्रेप प्रोवाइडर वगैरह का सभी सिखाते हैं, बट आप दूसरे का भी देखेंगे तो कुछ हो सकता है कुछ इस टाइप की चीज़ सिखा हम्म देंगे कि जो उन्होंने ना सिखाया हो, तो लास्ट में आपको एक तो अदर जो है हम्म क्रैश कोर्स टाइप है वो तो देख लेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो पता चला कोई भी प्रेप प्रोवाइडर सारी चीज़ तो एक्सेल में नहीं नहीं हो सिखाता। सकती, तो दूसरे का तो कुछ हेल्प मिल जाता है। और दूसरा जो क्रैश कोर्स है उत्कर्ष सर का जो फिनट्री वाला है वो प्लस कुणाल दोषी सर का, उसमें वो लास्ट में इंपॉर्टेंट टाइम भी बता देते हैं, हम्म इंपॉर्टेंट टाइप जो क्वेश्चन है, ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है, ये है। तो आपको एक तो रिवीजन जल्दी हो जाता है। अगर आप बुक पढ़ने बैठ गए तो उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, आपको कहीं हम्म भी अरे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, उसमें आप काफी टाइम वो लगा देंगे। अगर आप उसको क्रैश कोर्स को देख लें तो 8-9 घंटे का एक वीडियो, मतलब एक सब्जेक्ट आपका 8-9 घंटे में हम्म हो जाएगा, और बीच में उनका गैप भी रहता है, आप 1.5x पे भी देखोगे तो वो जल्दी हो जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं आप अपनी बुक में मार्क कर लो, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लो। और कुणाल दोषी सर का भी सेम है, जैसे क्वांट्स वगैरह में है तो कुछ जो टफ लगते हैं क्वांट्स के लास्ट में या कहीं पे भी तो इंपॉर्टेंट बता देंगे। हाँ अगर आपको ज्यादा टफ जा रहा है तो आप वही याद कर लो, कुछ अजम्पशंस हैं या फिर कुछ जो हम्म। हार्ड क्वेश्चन है उसका वो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको। हाँ वो उत्कर्ष सर बताते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, जो मतलब छोटा हाँ मोटा हल्का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको बस उसको करना है, बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है कि हाँ बिल्कुल छोड़ हाँ दूं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। बट वो ऊपर ऊपर का तो याद रखो, ज्यादा डीप का नहीं है, तो क्या हम्म पता कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए हाँ इसको ये इसका ये क्या होता है, तो उस टाइप का तो हम्म फिर आप अगर थोड़ा बहुत किया तो आपने रेस कोर्स भी देखा तो आप आंसर दे पाओगे। अगर हम्म बिल्कुल स्किप कर दिया आपने डर के तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि कुणाल दोषी का और फेंटी का करें, ताकि जो बिट छोटे छोटे होते हैं मिलते हैं वहाँ से, कि आपको कैलकुलेटर की ट्रिक मिल गई या फिर कोई इक्वेशन का ट्रिक मिल गया, तो आपके प्रोवाइडर में शायद प्रोवाइड नहीं किया होगा लेकिन आपको वहाँ से मिल जाता है। सो इट हेल्प्स इन एडिंग टू योर प्रिपरेशन, एंड आपको एग्जाम ज़रा और स्मूथली जाता है। तो बस एक प्रोवाइडर पे डिपेंड ना होकर आप यूट्यूब पर और रिसोर्सेज भी ट्राई करें। ऐसा नहीं कि आप सबके लेक्चर्स देखने बैठ जाए, बस कुछ प्रोवाइडर हैं जो अच्छे से प्रोवाइड करते हैं तो उनके भी देखें। और यही सब क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे, सारे जो सीएफए कैंडिडेट्स के होते हैं। सो मैं आपके साथ एक एकदम रैपिड फायर राउंड करना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप वन लाइन या फिर वन वर्ड में उसका आंसर दे सकते हो, एंड देन यू कैन एंड दिस इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट इज ओके। हार्डेस्ट सीएफए सब्जेक्ट। क्वांट्स एंड फिक्स्ड इनकम। ओके, मोस्ट अंडररेटेड सीएफए सब्जेक्ट, मतलब उसको कोई भाव नहीं देता लेकिन वो आपको बेस्ट अच्छा सा लगता इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट इशू है। है। कॉर्पोरेट रेशियो तो सबसे अंडररेटेड है, मार्क्स काफ़ी इजीली मिल जाते हैं वहाँ पर। हाँ, आप स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं या फिर लमसम? जब पैसा आ जाए तभी डाल दो लमसम। अच्छा, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स अगर एक ही चूज करना है आपको? तो स्टॉक से उसमें स्टॉक, मजा आता है। लेकिन रिस्क भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, रिस्क ज्यादा है। हायर रिटर्न और लोअर रिस्क, ये तो कवर हो गया, पर आपने स्टॉक्स बोल दिया तो कौन सा वाला प्रीफर करेंगे, हाई रिटर्न और लोअर रिस्क? और स्टॉक्स में मैं रिस्क कम ही लेता हूँ, ज्यादा स्मॉल कैप वगैरह में नहीं, उसमें हम्म मतलब रिटर्न कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, बट रिस्क हम्म कम, बीटा स्टॉक का बीटा कम होना चाहिए, जैसे बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं। अच्छा, रीडिंग करिकुलम और सॉल्विंग क्वेश्चंस, अगर आपको एग्जाम के लिए रिवीजन करना है तो क्या करोगे? रिवीजन के लिए तो क्वेश्चन सॉल्विंग मस्ट है, स्टार्टिंग में हम्म तो फर्स्ट आपका है तो उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए। हम्म बट रिवीजन टाइम में तो क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा हम्म प्रेफरेबल है दोबारा करिकुलम पढ़ने के बजाय। इन्वेस्ट मोर और अर्न मोर, क्या प्रेफर करोगे? इन्वेस्ट मोर। अच्छा, मतलब थोड़ी कमाई कम हुई तो भी चलेगी लेकिन इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, उसमें मतलब फोकस करके अच्छी तरह एनालिसिस करके उसमें करो, खाली हम्म बस कमाई के पीछे नहीं भागना है, तो अपना मतलब ज्ञान बढ़ाना है और अच्छी तरह यूज करना है उसे। बस इतने ही थे। और एक है कि मॉक टेस्ट और रिवीजन, कि क्या प्रेफर करते हो आप, कि आपके पास अगर फ्री टाइम है तो आप लास्ट 10 दिन में क्या करोगे, रिवीजन करोगे या मॉक टेस्ट देते रहोगे? मैंने तो लास्ट के 3-4 दिन पहले तक मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने हम्म 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैंने 8-9 मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, हम्म आप रीडिंग करने में एक जगह फोकस रहता है। अब मॉक टेस्ट में आपको कभी कौन से क्वेश्चन आएगा, कभी वहां से आएगा, तो आपका हम्म दिमाग उसी टाइप में चलेगा जो फाइनल एग्जाम में जो आपको प्रिपेयर हम्म करेगा मॉक टेस्ट। ओके, तो अभी आप एकदम लास्ट टिप क्या देने चाहोगे जो सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट थिंग जो आपका वन लाइनर होगा, या फिर आप बताना चाहोगे कि ये तो आपको करना ही है और करना ही चाहिए अगर आपको सीएफए लेवल 1 क्लियर करना है? एक तो स्टार्टिंग में सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो। हम्म अभी जैसे अभी तो लास्ट में शायद अभी 2-3 दिन के बाद ही एग्जाम शुरू है, तो एक तो सबसे अगर एक ही सलाह पूछो तो हर क्वेश्चन को कम से कम भी 2 बार पढ़ो या 3 हम्म बार पढ़ो, सीधा एक बार पढ़ो, सीधा आंसर मत दो, उसमें हम्म कहाँ पे मोस्ट लाइकली मिलेगा, लीस्ट लाइकली मिलेगा या वो सबसे एक्सेप्ट कंफ्यूजिंग है। जिसे है वो सबसे कंफ्यूजन है। अगर एक है तो वो है।
और अगर लास्ट में है तो वो मॉक वगैरह प्रॉपर देना है। तो यही हो, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा। उसमें कौन सा एग्जाम ही तो है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट हाँ। कॉन्फिडेंस के साथ देना। अभी लास्ट में हड़बड़ाहट करके या उसमें कोई हासिल नहीं होना है, तो आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम दोगे तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है। और बहुत से क्वेश्चन लोग में ऐसे हैं कि कोई हाँ। रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं, आप एग्जाम तक जा रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और जो आपने क्वेश्चन के बारे में कहा कि क्वेश्चन भी पढ़ो, मैं तो कहूँगा आप ऑप्शन भी 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको इतने सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको हाँ हाँ बिल्कुल। पता नहीं चलेगा। लेकिन मोस्टली हाँ आपका बिल्कुल। जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो मोस्टली सही होता है। सो अगर आपको बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यू कैन गो विथ योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आपको लग रहा है। हाँ यस, तो फिर थैंक यू फॉर द इंटरव्यू, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपका एक्सपीरियंस आपने जो शेयर किया, आई थिंक इट वुड हेल्प लॉट ऑफ पीपल जो अभी एग्जाम देने वाले हैं। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड कीप स्टडिंग, और CFA लेवल 2 भी ऐसे ही क्रैक कर लेना, और CFP तो आप वैसे ही कर लोगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं दूसरे लोगों का इंटरव्यू देखता था, अभी फिर आपने मौका दिया, ये पास हो गए, तो फिर अभी मैं भी दे रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू।